नमस्कार, मेरा नाम है रोहित सिंह और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। आज हमारे साथ मौजूद है मखदूमपुर के आरजेडी एमएलए सतीश दास जी। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम में और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। तो आप तमाम लोगों को धन्यवाद कि हम जैसे लोगों का भी इंटरव्यू लेने के लिए आप लोग आते हैं। सर, मेरा पहला सवाल आपसे है कि अगर आपके राजनीतिक सफर का संक्षिप्त विवरण हो, क्योंकि आपने जब अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था, पहले आप कम्युनिस्ट पार्टी में थे, अभी राजद से एमएलए हैं, तो आपके राजनीतिक सफर का अगर संक्षिप्त विवरण देखा जाए तो क्या होगा? देखिए, जब हम जन्म लिए तब से ही हमारे घर में भूमि संघर्ष को लेकर के, मजदूरी को लेकर के, ये तमाम संघर्ष हमारे घर में हो रहा था। हमारे चाचा, हमारी मम्मी कम्युनिस्ट आंदोलन से जुड़ी थी और मजदूरों का अधिकार को लेकर के लड़ाई लड़ रही थी। और उसके साथ साथ जो भूमिहीन लोग थे उनके गांव बसाने की लड़ाई। तो हमने अपने आँख के सामने झंडा तांग करके हम देखे हैं कि स्टालिन नगर, प्रमोद दास गुप्ता नगर, मुजफ्फर अहमद नगर, पी गोपाल रेड्डी नगर, राधिका नगर, एसपी भास्कर नगर, दीपक नगर, ये दर्जनों गांव बसाए गए गरीबों को, जिसमें सभी जात धर्म के लोग जिनके पास जमीन रहने के लिए नहीं था, उन गांवों को सेलिंग से फालतू जमीन पे बसाया गया। एक लंबा भूमि संघर्ष बोध गया और गया के इलाकों में जमीन बोध गया महंत और अंजार हुसैन का जो बहुत बड़ा लैंड था, लगभग 4200 कुछ एकड़ जमीन जो सेलिंग से फालतू था, उन जमीनों पर भूमिहीनों का कब्जा का लड़ाई जारी रहा। वहीं से हमारा राजनीतिक सफर होता है। उसके बाद स्कूलिंग होता है, विद्यालय में जाते हैं, नवोदय विद्यालय में पढ़ने का मौका मिलता है। वहाँ भी जो कुव्यवस्था था, भोजन को लेकर के, कपड़ा सप्लाई को लेकर के, कॉपी सप्लाई को लेकर के, इन तमाम सवालों को लेकर के वहाँ भी छात्र आंदोलन में पार्टिसिपेट करते रहे और समय समय पर नुक्कड़ नाटक वगैरह होता था। तो जनवादी गीत के माध्यम से आम छात्रों को, आम नागरिकों को आंदोलित करने का काम करते रहते थे। उसके बाद जब कॉलेज में पहुंचे तो एसएफआई के संपर्क में आए, एसएफआई में रहे, एसएफआई का डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी रहे गया का। उसके बाद स्टेट प्रेसिडेंट भी कुछ समय के लिए हमें बनाया गया। उसके बाद सीपीएम के डिस्ट्रिक्ट कमेटी के मेंबर हुए। फिर जाकर के राष्ट्रीय जनता दल के संपर्क में आए और 2013 से लगातार राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर के संघर्ष करते रहे, लड़ाई लड़ते रहे। आम शोषण जो नीतीश कुमार जी का था, उन तमाम सवालों को लेकर के नीतीश कुमार जी को, उनकी सरकार को, जिला प्रशासन को घेरते रहे। चाहे पूरा का लड़ाई हो, चाहे छात्रावास में एक लोटा पानी का लड़ाई हो, सरस्वती देवी को निर्वस्त्र करके पीटने का लड़ाई हो, चाहे निशांत का अपहरण का मामला हो, रजनीश की हत्या का मामला हो, इन तमाम समस्या को लेकर के निरंतर संघर्ष रहा। छात्रवृत्ति का मामला हो, SC/ST एक्ट का मामला हो, या भीमा कोरेगांव का मामला हो, या फिर खरलांजी का मामला हो, या ऊना का मामला हो, इन तमाम रोहित वेमुला का हत्या का मामला हो, जातीय जनगणना का इशू हो, या फिर जाकर के आप 13 पॉइंट रोस्टर का इशू है, तमाम इशू को लड़ते रहे। और हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को, तेजस्वी यादव जी को धन्यवाद देते हैं कि हमारे जैसा एक साधारण कार्यकर्ता, जिसके जेब में 3000 रुपया भी नहीं था, ऐसे कार्यकर्ता को फोन जाता है और बुला करके मखदूमपुर जैसे महत्वपूर्ण जगह से हमको चुनाव लड़ने के लिए भेजा जाता है। आप पहली बार चुनाव लड़े? हम पहली बार चुनाव लड़े हैं। वोट बैंक की राजनीति का बात हमेशा कहा जाता है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, वोट कोई ब्लड बैंक या रुपया पैसा वाला बैंक वोट बैंक नहीं है। ये वोट बैंक जो कहते हैं, बैंक शब्द हटा दीजिए। वोटर जो है वो देखते हैं कि हमारे हित की लड़ाई कौन लड़ता है। वोटर ये महसूस करते हैं कि हमारे लिए बेहतर कौन नेता है। लोग ये महसूस करते हैं हमारे लिए बेहतर विकल्प क्या होगा, वही उसी को हम वोट बैंक कर देते हैं। ये वोट बैंक कोई जाति मजहब के नाम पर नहीं होता है, आपके काम के नाम पर मूल्यांकन होता है। और लालू प्रसाद यादव जी का जो नेतृत्व रहा बिहार में, जिससे गरीबों को, सभी गरीबों को लालू प्रसाद जी ने स्वर्ग नहीं दिया, लेकिन सभी गरीबों को लालू प्रसाद जी ने स्वर्ग दिया। जो बोल नहीं पाते थे, किसी के सामने खड़ा नहीं हो पाते थे, खटिया हमारा था, लेकिन हम अगर उसी जाति के लोग आ जाए तो उनके सामने हम बैठ नहीं सकते थे, मूछ नहीं रख सकते थे, बढ़िया बाल नहीं कटा सकते थे स्टाइल से, बढ़िया से साफ सुथरा कपड़ा नहीं पहन सकते थे। इन तमाम चीज लालू प्रसाद यादव जी ने दिया।
वो सुअर चराने वालों, भेड़ चराने वालों, तमाम लोग को संबोधित करते हुए लालू प्रसाद जी ने सबको पढ़ना लिखने का अधिकार दिया। जो बाबा साहब का शिक्षित बनने का सपना था उसको धरातल पर लालू प्रसाद यादव जी ने उतारने का काम किया। तो वो जो गरीब गुरबा लोग जो अपने जीवन में परिवर्तन महसूस किए, वो लालू जी के साथ में उनके फॉलोअर्स बन गए, उनके हर एक चुनाव में उनको जिताते चले गए। आप लोकतंत्र के एक स्तंभ के सिपाही हैं। अगर सतीश दास से ये पूछा जाए कि लोकतंत्र क्या है, तो सतीश दास के लिए लोकतंत्र क्या है? देखिए, हमारे लिए तो लोकतंत्र लोग द्वारा लोगों के लिए लोगों पर जो शासन करने का तंत्र है उसको लोकतंत्र कहते हैं, जो किताब में पढ़े। लेकिन अब तो देख रहे हैं झूठ और अफवाह के द्वारा गोदी मीडिया के माध्यम से लोगों को झांसा दे करके सरकार में आ जाना और जो भी वादा किए हैं उससे मुकर जाना, ये लोकतंत्र हो गया आज का जो लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में जो लोकतांत्रिक ताकतें हैं आज देख रहे होंगे कि निरंतर उसको कमजोर किया जा रहा है, चाहे निर्वाचन आयोग हो, चाहे आपको सीबीआई हो, ईडी हो, या फिर जो हमारे यहाँ और भी सुप्रीम कोर्ट हो, इन तमाम संस्थाओं में सरकार का हस्तक्षेप हो रहा है जो पहले नहीं होता था। पहले अगर इलेक्शन में कहीं गड़बड़ी होता था तो लोग की पहली प्राथमिकता होती थी कि जल्दी से फैक्स करो इलेक्शन कमीशन को, टीएन सेशन साहब को भेजो, केजे राव साहब को भेजो, इमीडिएट एक्शन होगा। लेकिन अब तो लोग को यह विश्वास नहीं हो रहा है कि जो ईवीएम आया है, जो हम वोट दे रहे हैं, वो सतीश जी को देने सतीश जी को जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इनके बदले में किसी और को तो नहीं चला जा रहा। ये शंका पैदा हो गया है। आज लोगों की समस्या गायब हो गई है। आज रोटी, रोजगार, खेती, स्वास्थ्य, ये लोगों की समस्या है। महंगाई लोगों की समस्या है। इस पे टीवी पे कोई चर्चा नहीं हो रहा। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, घूसपैठ, इस पे चर्चा हो रहा है। चर्चा तो होनी चाहिए कि 350 का सिलेंडर 1000 में क्यों मिल रहा है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। चर्चा तो होनी चाहिए कि डीजल और पेट्रोल 100 रुपया पार क्यों हो गया, इस पर चर्चा होनी चाहिए जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ये न्यूनतम स्तर पर है। चर्चा तो इस पे होनी चाहिए कि 2 साल से कोरोना के नाम पर बच्चों का स्कूल बंद करके रखा गया। अब बच्चे कैसे फिर से अपने जो पाठ्यक्रम भूल गए हैं फिर से कैसे ट्रैक पे आए, उनको कैसे पढ़ाया जाए, क्या नई टेक्निक अपनाया जाए जिससे बच्चे पढ़ सके। वो बच्चे जो गांव में गुल्ली डंडा खेलते हैं, अंटा खेलते हैं, लेडी लगाने का काम करते हैं, टायर का चक्का चलाने का काम करते हैं, वो बहुसंख्यक है, वही है। उनको पढ़ाने की, उनको नहीं पढ़ा पा रहे हैं। लॉकडाउन में भी एंड्रॉयड मोबाइल से अमीर घर के बच्चे पढ़ पाए, लेकिन वो बच्चे जिनके यहाँ फोन ही नहीं है, एंड्रॉयड मोबाइल सुने ही नहीं है, वो बच्चे 2 साल कुछ भी नहीं पढ़ पाए। वो 20 का, 18 का, 19 का जो पहाड़ा उनको याद था, आज 8 का, 9 का पहाड़ा भी नहीं याद है, कखा गघा भी भुला गए हैं। उनको फिर से कैसे पटरी पे लाया जाए, ये बड़ी चुनौती है। राजनीति और चुनावी राजनीति दोनों में थोड़ा अंतर है। जब आपको टिकट मिला और उसके बाद जीत मिलने तक की आपकी चुनावी राजनीति कैसी थी? देखिए, जब टिकट मिला 5 तारीख को, 5 अक्टूबर ये रात में हमको टिकट मिला पिछले ही साल, और मुझे विश्वास था और नेता पे, अपने संगठन पे पूर्ण विश्वास था कि हम जैसे नौजवान साथियों की गिनती वहां होगी और हम लोग को मौका मिलेगा। और निसंदेह राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी यादव जी ने बुला करके हमें टिकट देने का काम किया। टिकट मिलने के बाद लोगों का अपार समर्थन मिला और पैसा नहीं रहने के बावजूद भी क्राउड फंडिंग के माध्यम से हम चुनाव लड़ पाए। राष्ट्रीय जनता दल में क्राउड फंडिंग के माध्यम से हम चुनाव लड़ पाए। लोग घर में जाते थे तो महिलाएं 2000 रुपया देती थी कि बाबू इससे तेल डलवा लीजिएगा, कोई चावल भेजते थे कि इससे ऑफिस में खाना बनवाइएगा। तो इस तरीके से लोगों का समर्थन हमें मिला, पैसा भी मिला और तमाम चीज मिला और वोट भी भरपूर मिला। हमारे सामने पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी जी के दामाद चुनाव लड़ रहे थे, वो पैसा से सब चीज से संपन्न थे, लेकिन अच्छा फासला था। लेकिन एक लगभग 25,000 का फासला हमें मिला। और ये फासला दिखाता है कि लोकतंत्र में यदि आप लोगों के लिए जीते हैं, लोग के लिए मरते हैं, लोग के लिए संघर्ष करते हैं,
तो जनता भी आपको गला लगाने के लिए तैयार है, बशर्ते आपके पास पैसा हो या ना हो, आपके पास इनोवा गाड़ी हो या ना हो, आपके पास फॉर्च्यूनर हो या ना हो, आप हवाई चप्पल भी पहन करके जनता के बीच में जाते हैं तो आपको गला लगाने के लिए लोग तैयार हैं। बस उनको विश्वास होना चाहिए कि यही वो व्यक्ति है जो परिवर्तन ला सकता है, हमारी समस्या को सही तरीके से समाधान कर सकता है। और लोगों ने गला लगाया और आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव को अपार जन समर्थन बिहार में मिल रहा था। 30-30 हेलीकॉप्टर उनको हराने के लिए उतरे हुए थे, लेकिन तेजस्वी यादव आगे आगे और सभी हेलीकॉप्टर उनके पीछे पीछे भाग रहे थे। और लास्ट समय में जो हुआ, पूरी दुनिया जानती है कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में महागठबंधन को जनादेश प्राप्त हुआ था, लेकिन एन कैन प्रकरण से, जिसको कहते हैं तेजस्वी जी की चोर दरवाजे से सरकार बना ली गई, तो तेजस्वी यादव जी को बिहार के जनता ने गला लगाने का काम किया था, लेकिन उसको कुछ समय के लिए रोका गया है, लेकिन बहुत दिन तक लोकतंत्र में किसी को रोक के नहीं रह सकता है। हम जानते हैं कि बादल में इतनी ताकत नहीं है कि सूर्य को लंबे समय तक के नुका करके रखे, छुपा करके रखे। सूर्य में इतनी गर्मी और तपिश होती है कि बादल को चीर करके एक दिन निकलेगा और बिहार में उजाला होगा जब तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने क्षेत्र की जनता को ये बताइए कि वो आपको किन किन समस्याओं में खोज सकते हैं, और अगर वो आपको ढूंढते हैं तो आप उनके पास कैसे अवेलेबल होंगे? देखिए, हम अपने जो हमारे क्षेत्र के आम आवाम मतदाता है, आपके चैनल के माध्यम से हम उन सभी मतदाताओं से अपील करते हैं जो हमें वोट दिए या जो नहीं दिए। हम सभी जो हमारे मतदाता हैं, क्योंकि हम अब सबके विधायक हैं, अपनी समस्या में 24 घंटा हमें याद कर सकते हैं। और रविवार को जनता का जो दरबार चलता है कार्यक्रम, हम जीतने के बाद ही इस दरबार को शुरू कर दिए हैं। और वहां पे हम आम जनों की समस्या रविवार को प्रत्येक दिन जनता दरबार लगा करके एक एक लोग की समस्या सुनने का काम करते हैं और उसमें से कैटेगराइज करते हैं कि ये समस्या सीओ से संबंधित है। यदि वो फोन पे उस समस्या का समाधान होता है तो ठीक है, नहीं तो हम सीओ ऑफिस जाते हैं उस समस्या को लेकर के और उनका समाधान करने का काम करते हैं। एक डीएम की समस्या है, हम डीएम ऑफिस जाते हैं, उनकी समस्या का समाधान करते हैं। ये समस्या मुख्यमंत्री स्तर की है तो मुख्यमंत्री से भी बात करते हैं समय लेकर के और उनकी समस्या का समाधान करते हैं। तो वो किसी भी समस्या में जो अगर लगता है कि विधायक इसमें हमारी मदद कर सकता है, तो हम आम आवाम से ही अपील करेंगे कि हमें बेझिझक याद करें, हम उनके सेवा के लिए हाजिर हैं। विधानसभा, आपका जो मखदूमपुर विधानसभा क्षेत्र है, आप वहाँ के विधायक हैं, वहाँ के विकास के लिए किन किन चीजों को प्राथमिकता देंगे? देखिए, सबसे पहला मखदूमपुर जो है वो बड़ा ही पिछड़ा क्षेत्र है और वहां से वो क्षेत्र जो बहुत ऊर्जावान क्षेत्र है, वहां से या तो बागी कुमार वर्मा प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, वहां से कृष्णनंदन वर्मा जी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, वहां से बिहार के मुख्यमंत्री जो पहले हुए जीतन राम मांझी जी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, वहां से हमारी पार्टी के सुबेदार भाई प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, हमको भी मौका मिला। वो क्षेत्र बड़ा ऊर्जावान है और लेकिन पिछड़ा हुआ है। वहाँ सड़क की आज भी समस्या है। हमारे सर्वे के अनुसार अभी भी 47 गांव ऐसे हैं जहाँ पे एकल पहुंच पथ अभी तक नहीं कनेक्टिविटी नहीं है। तो हमने लिख करके दिया है विभाग को, विधानसभा में भी सवाल उठाए हैं। फंड का रोना रोया जा रहा है कि फंड आने के बाद एकल पहुंच पथ को बनाया जाएगा। हमारे यहाँ ऐतिहासिक हमारे यहाँ बहुत ऐतिहासिक स्तर है। आप देखे होंगे बनावर दुनिया में पहला ऐसा गुफा है जो मानव निर्मित गुफा है, जो ग्रेनाइट पत्थर को, एक ही पत्थर को काट करके और उसमें कई गुफा बनाए गए एक ही पत्थर को काट करके। और गुफा वस्तु शास्त्र का बहुत मॉडर्न नमूना है। जो आप मॉडर्न स्त्री में भी जो फोटो देखते हैं उसी बनावर गुफा का फोटो है। जो कलाकृतियां का इस्तेमाल किया गया है उसी बनावर गुफा का वो कलाकृतियां हैं। इसमें आप अभी भी पॉलिश, ऐसे पॉलिश का इस्तेमाल किया गया है कि लगभग 150 साल पहले जो पॉलिश किया गया है वो आज भी खड़ा होइएगा तो मिरर इमेज उसमें दिखेगा आपको। और उसके अंदर कहीं से खिड़की रोशनदान नहीं है, लेकिन किसी भी कोने में थोड़ा देर बैठ जाइएगा तो आपको रोशनी पर्याप्त मिलेगा।
तो मेडिटेशन करने के लिए गुफा है और सम्राट अशोक वहां पे गए थे और अपने पिताजी को गुफा सुपुर्द किए थे। तो ये हमारी प्राथमिकता है कि उस क्षेत्र को पर्यटक से जोड़ा जाए, बुद्धिस्ट सर्किट से उसको जोड़ा जाए और ये वर्ल्ड हेरिटेज हमारे पास वो प्रॉपर्टी है, ये भारत सरकार की एक वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टी है। तो उसको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में बनावर की गुफाओं को शामिल किया जाए। जो बनावर की जो 7 गुफाएं हैं उसको वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया जाए और वहां पर एक शिव की मंदिर भी ऊपर में है, वो भी इतिहास से जुड़ा हुआ है। और उसके लिए अभी सरकार ने रोपवे के शिलान्यास किया है कि वहां तक पहुंचने के लिए। लेकिन जो बनावर की जितनी प्रचार प्रसार और महत्ता पूरे दुनिया में प्रचारित होनी चाहिए तो वो नहीं हुआ है। तो हम पर्यटक विभाग से और आने वाला दिन में स्थिति समान हुआ है तो भारत के पर्यटक मंत्री से भी मिल करके हम इस संबंध में बात करेंगे कि इसको बुद्धिस्ट सर्किट से जोड़ते हुए इसके विकास के लिए काम किया जाए, इसके प्रचार प्रसार के लिए काम किया जाए, इसको वर्ल्ड हेरिटेज में कैसे शामिल किया जाए, इस पे हम उनसे जाके बात करेंगे। आपने सड़कों की बात की, पर्यटन की बात की, आपके विधानसभा क्षेत्र में पेयजल की भी बहुत समस्या है, उसको लेकर क्या किया जा रहा है आपके? तो हमारे यहाँ सबसे जो डकरा जमनगंज ये जो पंचायत है वो पूरा पहाड़ के तलहटी में बसा हुआ और जिसको लेकर के वहाँ पे पेयजल ऊपरी लेयर में थोड़ा पेयजल है लेकिन वो पीने योग्य नहीं है। और उसके बाद 1200-1300 फीट अंदर बोरिंग करने पर कहीं पानी मिलता है या नहीं मिलता है, तो भारी समस्या थी। तो अभी विभाग से हमने बात करके और तमाम इंजीनियर से बात करके एक लगभग 30 से 32 करोड़ रुपए का एक पेयजल योजना ये जो 2 पंचायत इसके लिए जमनगंज और डकरा पंचायत के लिए बनाया है, जिसमें फल्गु नदी जो बगल से बहती है वो फल्गु नदी में बड़ा सा बोरिंग करते हुए उसको पाइपलाइन से जो जल नल का जो टंकी है वहां तक उस पानी को पहुंचाया जाए, जिससे उस इलाके में जो पेयजल का जो घोर अभाव है उसकी पूर्ति हो सके। और पैसे के अभाव में वो स्वीकृत नहीं हो रहा है। हम कल भी गए थे चीफ इंजीनियर से और प्रधान सचिव से मिलने, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई है और इसके लिए निरंतर हम प्रयास कर रहे हैं कि इस योजना को स्वीकृति मिले। जो 2 जमनगंज और जो डकरा पंचायत पेयजल के समस्या से जो जूझ रहा है उसको यथाशीघ्र हम उस योजना को लागू करके उसको धरातल पे ला करके सभी को शुद्ध पेयजल मुहैया कराया जा सके। कुछ व्यक्तिगत सवाल हम आपसे करेंगे। एक अम्बेडकर विद्यालय के साथ आपका नाम जोड़ा जाता है, ये अम्बेडकर विद्यालय क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सरकार पढ़ा रहे हैं बच्चों को, लेकिन किस स्तर की पढ़ाई हो रही है हम सबसे छिपा हुआ नहीं है। पहले हम लोग पढ़ने जाते थे तो याद है हमें कि हम स्लेट लेकर के पढ़ने जाते थे, अब पढ़ने हमारे बच्चे जा रहे हैं प्लेट लेकर के पढ़ने जा रहे हैं। ये फर्क हुआ है। तो खिचड़ी खाइए और घर जाइए, पढ़ाई शिक्षक है नहीं। अभी तो बहुत सारे स्कूल विद्यालय हमारे क्षेत्र में ऐसे हैं कि +2 हो गए लेकिन वहाँ एक भी विषय के शिक्षक नहीं है और वहाँ एडमिशन लिए जा रहे हैं। तो बच्चों के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ हो रहा है। तो हम जब भ्रमण के दरमियान में हमने देखा कि गांव के बच्चे ऐसे ही महिला कुचैला है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो गांव के लोगों के साथ में हमने बात किया, उन बच्चों के साथ में बात किया, नौजवान साथियों के साथ में बात किया और सबके सहयोग से अम्बेडकर ज्ञान केंद्र हम स्थापित किए। उसका नाम हमने अम्बेडकर ज्ञान केंद्र रखा है, जो संध्या पाठशाला है, जो 2 घंटा संध्या में उन बच्चों को जो विद्यालय जाते हैं नहीं जाते हैं। कितने वर्षों से चल रहा है? ये तो गया में हम 2013 से ही चला रहे थे, लेकिन मखदूमपुर में पहला अम्बेडकर आवासीय विद्यालय हमने इंदरपुर में और खलकोचक में 1 जनवरी 2021 को मैंने स्थापित किया और अभी तक 11 विद्यालय बना पाए हैं। बीच में लॉकडाउन और कोरोना की वजह से विद्यालय बंद हो गया था, लेकिन जब अब चालू हो गया तो फिर से चालू हो गया है। हम 100 विद्यालय अम्बेडकर ज्ञान केंद्र हम बनाएंगे, जहाँ पे 2 घंटे बच्चे पढ़ेंगे। एक कंसेप्ट है कि 10 रुपया लेकर के उन बच्चों का एडमिशन होता है और प्रति माह उन बच्चों को 10 रुपया देना होता है। इस अम्बेडकर विद्यालय में नामांकन की योग्यता क्या है, किस आधार पर आप नामांकन करते हैं? हाँ, इस अम्बेडकर विद्यालय में एक बड़े आपको आश्चर्यजनक बात बताएंगे। हमारे यहाँ एक अम्बेडकर आवासीय विद्यालय इंदरपुर है, वहाँ पे दादी भी पढ़ती हैं
माँ भी पढ़ती हैं, उनकी बेटी भी पढ़ती है, 3 जनरेशन एक साथ पढ़ती है। जिनको अक्षर ज्ञान नहीं है, हम उनको चाहते हैं कि अक्षर ज्ञान उनको हो, कम से कम पेपर बैंक में जाए तो वृद्धा पेंशन का फॉर्म वो स्वयं भर सकते, हम इस लायक बनाना चाहते हैं। तो न उम्र की सीमा है इसमें और न क्लास की सीमा है। उसी गांव के जो बेरोजगार बच्चे जो देखते होंगे कि वो बैठ करके टाइम पास के लिए ताश खेलते रहते, 29 खेलते रहते हैं, उन्हीं बच्चों को मैंने प्रेरित करके उसमें शिक्षक रखा है। और वो जो बच्चे जो उस विद्यालय में पढ़ाते हैं, उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी हम उठाते हैं। उनको अगर कोचिंग करना है तो हम कोचिंग वाले से जाकर के रिक्वेस्ट करके उसका एडमिशन कराते हैं कि भैया ये अच्छा काम कर रहा है, इसको आप पढ़ा दो। यदि उनको किताब की जरूरत होता है तो उसको हम अपनी सैलरी के पैसे से किताब खरीद करके देते हैं। कहीं फॉर्म भरना होता है, उनको दिक्कत महसूस होता है तो उसमें हम आर्थिक मदद करते हैं। उसके एवज में 2 घंटे विद्यालय को देते हैं और जो 10 रुपया आता है वो डस्टर और चौक, ये तमाम चीजों में। और लगभग किसी किसी विद्यालय में तो 100 से ज्यादा बच्चे हैं, लेकिन एवरेज 50 बच्चे के आसपास अंबेडकर ज्ञान केंद्र में बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसमें फूले अंबेडकर और का विचारधारा को पढ़ाया जाता है, फूले अंबेडकर परिवार की विचारधारा को पढ़ाया जाता है। भगत सिंह की जो लाइन था, देश के प्रति समर्पण, जान देने की कुर्बानी, इस तरीके का हम लोग एक वैज्ञानिक सोच के बच्चों को तैयार करना चाहते हैं। एक मेरा और व्यक्तिगत सवाल अभी बैठे बैठे मेरे मन में आ गया, ये आप ये लाल वाले पट्टी में दिखते हैं, इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब हम कई बार बता चुके हैं कि हमारा पूरा परिवार कम्युनिस्ट विचारधारा से, बमपंथी विचारधारा से प्रभावित रहा है। और मेरे चचा केरल में गए थे, वहाँ पूरे देश का सम्मेलन हो रहा था और वहाँ से वो झोला लेकर के आए थे, एक झोला अपने लिए, एक झोला मेरे। और तब से झोला लेकर के ही हम कॉलेज जाते थे, झोला लेकर के ही हम सारे संघर्ष में जाते थे। और लाल कलर मेरा सबसे प्यारा कलर है और तब से इसको हमने लगाया है और अब आज तक तो नहीं हटाए हैं। और हम यही कहते हैं कि भाई क्रांति के लिए लाल जरूरी है और हमारा खून भी लाल है, तो इसलिए इस देश में क्रांति चाहिए। इस सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन की जो क्रांति में हम लोग जो लगे हैं, अंबेडकर के विचारधारा पे देश बने, तो इस क्रांति में हम लगे हैं। तो इसीलिए ये झोला रखने से कॉन्फिडेंस पैदा होता है, एक ताकत मिलती है, एक सच्चाई के साथ में लड़ने की ताकत मिलती है। तो ये झोला हमको आत्मबल देता है। और इस झोले में जरूरत के सारे सामान होते हैं, इसमें पैड होते हैं, पेंसिल होते हैं, मोहर होते हैं। अगर किसी को कहीं जरूरत है मोहर लगाना है तो विधायक जी को ये नहीं ऑफिस में बुलाने की जरूरत, हम बैग में से निकालते हैं, लगा देते हैं। तो ये मेरा चलता फिरता ये पूरा ऑफिस है और जरूरत के सारे जो जरूरत के कागजात इसको रखते हैं। जो जनता से आवेदन प्राप्त होता है उसको भी हम इसी में रखते हैं और समय मिलने पर पदाधिकारी के सामने इस आवेदन को देते हैं। तो ये झोला हमको ताकत देता है और लाल मेरा प्यारा कलर है। आपका सरकार के ऊपर एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी आया था, जैसे बिहार सरकार को सुशासन की सरकार कहा जाता है, आपने इसे सुशासन की सरकार कही थी, ये टिप्पणी का मतलब क्या है? देखिए, आप देख रहे होंगे कि लोकतंत्र में 3 लाख से ज्यादा लोग का प्रतिनिधित्व एक विधायक करता है, लेकिन 23 मार्च को आपने देखा कि बिहार विशेष पुलिस विधेयक जो लाया गया, जो पूरी तरीका से जनता को गुलाम बनाने वाला विधेयक है, जिसमें पुलिस को अधिकार दिया गया कि आप किसी को भी उठा के लाते हैं, अगर उसकी पिटाई के दरमियान में उसकी हत्या हो जाता है तो पुलिस इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। ऐसी ही घटना जहानाबाद में भी घटी, ऐसी ही घटना आप देखे होंगे मुजफ्फरपुर, आरा, औरंगाबाद, तमाम जगह पे इस तरीका का रोजाना घटना घट रही है। तो इस विधेयक को हम लोग रोक रहे थे। रोकने के दरमियान में आपने देखा होगा कि जिस तरीके से माननीय सदस्यों पे, जिनके नाम के आगे माननीय लगा है, माननीय सिर्फ सतीश कुमार के नाम के आगे या हमारे नेता तेजस्वी यादव जी के नाम के आगे नहीं लगा है, ये नीतीश कुमार जी के नाम के आगे लगा है, हमारे स्पीकर महोदय के भी नाम के आगे लगा है, ये सभी लोग के नाम के आगे माननीय लगा है। उन माननीय सदस्यों को नीतीश कुमार जी के इशारे पे नीतीश कुमार जी की पुलिस जो प्राइवेट बाउंसर जो बुलाए थे, उन लोगों ने जूते से पीटने का काम किया, जूते से मार करके हमारी रिब्स तोड़े गए। तो इसीलिए जूता को तो इंग्लिश में क्या कहते हैं? शू कहते हैं।
तो ये जो शासन है सुशासन, जूते से चलाने वाली सरकार है। ये पहली सरकार है जो जूते के बल पे ये चलाना चाहते हैं। छात्र अगर रोजगार की बात करें तो उनको जूते से उन पे भी बूट बरसाया जाता है। अगर कर्मचारी अपनी वेतन की बात करे तो उन पे भी जूते बरसाया जाता है। महिला अपनी इज्जत की सुरक्षा की मांग करे तो उन पे भी जूते से प्रहार किया जाता है। तो बिहार में असल में सुशासन चल रहा है, सुशासन सिर्फ जुमला है। आपका एक और बयान आया था कि आपको सदन जाने से डर लगता है। जिस तरीके से सदन के अंदर सबसे सुरक्षित जगह होता है, हमारा सिक्योरिटी भी व्हाइट लाइन के अंदर नहीं जा सकता, हथियार लेकर के कोई प्रवेश नहीं किया जा सकता है। हमारे सुरक्षा के लिए मार्शल वहां पर होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सदन में किस तरीके से मॉब लिंचिंग करके हेड इंजरी किया गया, जो यहाँ से लेकर के एम्स तक के हमको इलाज कराना पड़ा, रीढ़ तोड़े गए। जिस समय हम पीएमसीएच में भर्ती हुए थे उस समय मेरा ऑक्सीजन लेवल 63 था। सबसे ज्यादा चोटें भी आप ही को आई थी। हाँ, सबसे ज्यादा चोटें हमें भी आई थी, आप लोगों ने देखा था। और मीडिया बंधु ही एम्बुलेंस बुला करके हमको पीएमसीएच भेजने का काम किए थे। तो ऐसे में लगता था कि बाहर सड़क पे तो हम ठीक सुरक्षित नहीं थे, सदन में हम सुरक्षित हैं, लेकिन सदन में भी हेड इंजरी हो जाए। तो इसलिए हम जब ये मानसून सत्र चल रहा था तो हेलमेट लगा के गए थे कि हेलमेट है जरूरी, नहीं तो होगा हेड इंजरी, जो हम लोग नारा देते थे। तो ये सिर्फ सड़क में नहीं, अब सदन में भी ये जरूरत है कि किस समय आप विरोध करेंगे और सरकार उसको जवाब देने के बजाय अपने सत्ता के नशा में जो मदमस्त है उसके दम पे आपको रौंदवाने का काम करेंगे। इसलिए सदन में भी हम लोग को जाने से डर लग रही थी, इसलिए हम लोग हेलमेट लगा करके प्रोटेस्ट कर रहे थे। और ये लोग पूरा, ये हम नहीं, पूरा देश के लोग, देश के मीडिया, तमाम लोग जानते हैं कि जिस तरीके का शर्मसार करने वाली घटना बिहार विधानसभा में हुई, दुनिया के किसी सदन में इस तरीके की घटना नहीं हुई थी। तो इसी वजह से भय तो लगता है ना, जान है तो डर तो लगता है ना। तो इसीलिए हमने कहा था कि सदन में भी अपना। सदन से जुड़ा हुआ एक और प्रकरण है जिससे आप संबंधित हैं। आप सैलरी मांगने चले गए थे, जो कि बहुत एक बड़ा मामला बना था कि आप सैलरी मांगने चले गए। वो क्या था? देखिए, 2 महीना विधायक बने हुए हो गया था और सैलरी मिल नहीं रहा था। लोगों के सहयोग से तो हमने चुनाव लड़ा और उसके बाद लगातार क्षेत्र का भ्रमण, मोदी जी ने डीजल इतना महंगा कर दिया कि यदि आप डेली 200 किलोमीटर भी भ्रमण करते हैं तो मान के चलिए कि आप 2000 रुपये का डीजल जलाते हैं। हमारा क्षेत्र लंबा चौड़ा है, गया में हम रहते हैं, गया से आके क्षेत्र में दौरा करना है, कोई सपदन से मौत हो गया, कोई डूब के मौत हो गया, शादी विवाह का निमंत्रण हम लोग के पास में आता है, कार्यकर्ता बीमार पड़ गए, क्षेत्र की जन समस्या को लेकर के लगातार क्षेत्र में रहना पड़ता है। तो लगातार लोगों से, दोस्तों से और नियर एंड डियर से मांग करके काम चल रहा था। तो हमें लगा कि अब तो हम विधायक बन गए हैं, शपथ ग्रहण भी हो गया है, तो भाई चलते हैं, हम अपनी सैलरी की इंक्वायरी करते हैं। तो जब हम जो सैलरी बनाने वाले जो लोग हैं उनके पास पहुंचे कि भैया हमारा सैलरी कब तक मिलेगा, कुछ उम्मीद बताइए, डेट, उसी अनुसार से हम अपना बजट तय कर लेंगे। तो सब हंसने लगे कि सर आप मानिए, तो कोई सैलरी मांगे अभी तक आए नहीं, आप पहला है। हम कि भाई पहला है जरूर है, लेकिन पैसे की तो जरूरत है। तो लोग हंसने लगे कि सर अभी 1-2 महीना और टाइम लगेगा, सारा अपडेट हो रहा है आप लोग का, डिस्टेंस वगैरह जो है वो सब आया नहीं है, तो 1-2 महीना में सर सैलरी रिलीज होगा। तो वही हम इंक्वायरी करने चले गए और इसी में से किसी पदाधिकारी ने, वहाँ कर्मचारी ने मीडिया को बताया, तो मीडिया मेरे पीछे लग गई। तो जो रियल बात था हमने बताया कि निमंत्रण में जाना, हम तो 100 रुपया का लिफाफा भी नहीं दे पाते हैं, तो भाई इससे कम निजात दिलाइएगा, सैलरी हमारा चालू कीजिए, क्षेत्र भर में बहुत कठिनाई होता है, और कोई विशेष प्रकरण नहीं था। उसके बाद सैलरी मिलना अब चालू हो गया है, अब स्थिति समान हो रही है। लेकिन इतना डीजल महंगा नीतीश जी और मोदी जी मिल करके कर दिए हैं कि अभी भी 25 तारीख के बाद सैलरी का ही उम्मीद में हम लोग टकटकी लगाए रहते हैं कि जब सैलरी घुसे कि क्षेत्र का भ्रमण सुचारू तरीके से कर सके। आम गरीब गुरबे को देखने जाते हैं, कोई बीमार होता है, कोई ऐसे बच्चे भी होते हैं जो फी नहीं भर पाते हैं, फॉर्म नहीं भर पाते, उनको भी मदद करना होता है।
कि कोई दवाई नहीं खरीदने में सक्षम है तो ऐसे लोग को दवाई भी खरीद के देना होता है। तो बहुत तरह का खर्चा एक जनप्रतिनिधि से है और एक जनप्रतिनिधि से लोग बहुत उम्मीद लगा करके बैठे हैं। एक जनप्रतिनिधि से लोग बहुत उम्मीद लगाकर बैठते हैं, जैसा आपने कहा। आप एक विधायक हैं, अपने क्षेत्र की जनता से आप क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, हम अपने क्षेत्र की जनता से कि कहीं भी शोषण जुल्म हो, भ्रष्टाचार हो, मुखर होकर विरोध कीजिए। जब तक आप घूसखोरों को गुस्सा नहीं मारिएगा, घूस बंद नहीं होगा। आज हम पूरे बिहार सरकार से हम एक सवाल करते हैं, बिहार में आप एक भी इंदिरा आवास ऐसा बताइए जिसमें प्लस्तरा हुआ हो। एक इंदिरा आवास क्या एस्टीमेट में प्लस्तरे का पैसा नहीं है? खिड़की दरवाजे का पैसा नहीं है? लेकिन एक भी इंदिरा आवास जिसको प्रधानमंत्री आवास अब कर दिया गया, एक भी प्रधानमंत्री आवास आपको प्लस्तर नहीं मिलेगा। तो पैसा कहां जाता है? क्या सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को नहीं मालूम है कि उनका प्लस्तरा हम करवा सके? आप गांव को शहर बनाना चाहते हैं तो बगैर प्लस्तरे वाला मकान से शहर कैसे बनेगा? तो उसमें प्लस्तरा का पैसा कौन करता है? जबकि इंदिरा आवास बनाने में पति पत्नी उसके बच्चे मजदूर के रूप में काम करते हैं, उसके बावजूद भी प्लस्तरा नहीं करा पाता है, ढलाई नहीं करा पाता है, दरवाजा नहीं लगा पाता है। और अभी तो आरा का मामला भी आया, आपने देखा कि किस तरीके से इंदिरा आवास जिनके नाम पर हुआ उनको पता भी नहीं, अब पैसा दूसरे के खाता में चला जाता है। तो एक बड़ा घोटाला इस नाम पे चल रहा है। अभी आप देख रहे हैं खाद का कृत्रिम कालाबाजारी। हमने मंत्री से इस संबंध में बात किया तो मंत्री ने कहा कि खाद तो अब समान हो गया, खाद मिल रहा है। हम उनसे कहा, मंत्री महोदय रेमडेसिविर आपको चाहिए? तो बोले कि अब क्या जरूरत है उसकी? हम कि जिस समय जरूरत थी उस समय तो नहीं मिल रहा था। तो जिस समय खाद की जरूरत होती है, एक 10 से 15 दिन का एक समय होता है, इसी में खाद डालना है खेत में, नहीं तो धान पीले हो जाएंगे। उस समय तो खाद मिल नहीं रहा था, तो उसके बाद मिलने से क्या फायदा? जैसे रेमडेसिविर की आपको जरूरत नहीं है, उसी तरीके से किसान को खाद की जरूरत नहीं है। तो ये स्थिति सरकार को लोग बर्दाश्त अभी तक कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और नहीं तो अगर दूसरा देश होता, जाति मजहब और धर्म के नाम पे देश बटा नहीं होता, तो ऐसे सरकार के खिलाफ में छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर डंडा लेकर के, झाड़ू लेकर के, कलछुल लेकर के, बेलना लेकर के, कलम लेकर के करोड़ों लोग दिल्ली की तरफ कूच करते हैं और सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करते हैं। लेकिन इंतजार कीजिए, वो दौर आ रहा है, बहुत जल्द आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया। अभी हमारे साथ मखदूमपुर विधानसभा के विधायक सतीश दास जी थे, और जिन्होंने बताया अपने क्षेत्र से जुड़ी कई बातों पर चर्चा की, और इन्होंने ये भी कहा कि जनता को घूसखोरी और जो भी गलत चीज़ है उसके खिलाफ जवाब देने की जरूरत है। फिर मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। धन्यवाद।